नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद पिंक सिटी की शुरुआत करेंगे जयपुराइट्स को मिली राहत की खबर से। जो है मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। अस्पताल प्रबंधन के साथ सभी मुद्दों पर सहमति के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स तुरंत काम पर लौट आए हैं। मरीजों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। 3 दिन के बाद काम पर लौटे डॉक्टर। अस्पताल प्रबंधन ने ली राहत की सांस। अस्पताल में डॉक्टर, राहत में मरीज। राजधानी जयपुर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों और उनके परिजनों के लिए गुरुवार राहत की खबर लेकर आया। 3 दिन की हड़ताल के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौट गए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी के साथ छठे दौर की वार्ता के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमारे ऑल द रेजिडेंट डॉक्टर्स जार्ड के मेंबर्स आज वो लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। पर ऐसा हुआ क्या जिससे मानवता की सेवा का संकल्प लेने वाले अचानक अपने फर्ज से विमुख हो गए? डॉक्टरों की माने तो कांवटिया अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई बदसलूकी ने उन्हें हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। पूरी जनता करेगी, क्या वीडियो दिखाएगी मेरे को? मेरी बात सुन, कैसे बोली तुम पेशेंट को बदतमीजी से? करके 2 अपराधियों को जेल में बंद करवाया है और अपराधियों के लिए इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ने की कार्रवाई चल रही है और उनका वादा है कि वो सभी अपराधियों को पकड़ेंगे। सीसीटीवी का हमारा एक मुद्दा था, तो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम कांवटिया में शुरू कर दिया गया है। हड़ताल से क्या हुआ हासिल? दोषियों की हुई गिरफ्तारी। परिसर में सीसीटीवी लगेंगे। पुलिस चौकी स्थापित होगी। सभी घटनाओं की जांच होगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मरीजों को हुई असुविधा के लिए खेद भी जताया, पर भावनाएं आहत होने का हवाला देकर दर्द से तड़पते मरीजों को अधर में छोड़ना कहां की मानवता है। अपना विरोध जताने के और भी तरीके हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है, लेकिन हर बार हड़ताल पर जाना कहां तक जायज है? इन 3 दिनों में 250 से ज्यादा ऑपरेशन टालने पड़े हैं। इसके लिए डॉक्टर्स को ही मंथन की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। अब बात जलदाय विभाग की जगतपुरा पेयजल योजना में हुए भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने पुलिस की एफआईआर को निरस्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले में नामजद आरोपी जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा, मुख्य अभियंता सीएम चौहान, पूर्व मुख्य अभियंता बने सिंह के खिलाफ फिर से जांच के आदेश जारी किए हैं। परिवादी कांग्रेस नेता पंकज शर्मा उर्फ काकू की याचिका पर जयपुर एसीजेएम कोर्ट ने यह आदेश जारी किए। आपको बता दें कि पूरा मामला जलदाय विभाग की 150 करोड़ की जगतपुरा पेयजल योजना से जुड़ा है। उस प्रकरण में तत्कालीन आईएएस अधिकारी श्री संदीप वर्मा, 2 जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता बने सिंह और सीएम चौहान और एक विभाग का भ्रष्ट ठेकेदार विष्णु प्रकाश पुंगलिया को हमने नामजद कराया था। क्योंकि बहुत बड़े अधिकारी इस मामले में लिप्त थे, बहुत बड़ा ठेकेदार इस मामले में लिप्त था और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत ज़्यादा दबाव था। स्वायत्त शासन भवन में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर एस सावंत ने केंद्र सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल योजना की समीक्षा की और बैठक में अटके हुए 39 प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही फैसला लिया गया कि जेडीए और आवासन मंडल सहित सभी निकायों में एक डेडिकेटेड टीम बनाई जाएगी और इस टीम पर हाउसिंग फॉर ऑल योजना के इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होगी। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास विभाग, रूडसीको, जेडीए और आवासन मंडल के आला अधिकारी मौजूद रहे। यूडीएच और एलएसजी डिपार्टमेंट ने एक रिव्यू बैठक रखी थी। इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। इंडिविजुअल प्रॉब्लम तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसकी संख्या काफ़ी है, लेकिन ब्रॉडली 4 चीज़ें सामने आ गई जिस पे हम काम करेंगे। एक तो बेनिफिशरीज तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, उसके लिए कम्युनिकेशन या लोगों तक पहुंचने का जो जरिया है इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। तो इस दिशा में यूआईटीज़, यूएलबीज़, जेडीए और हाउसिंग बोर्ड के लोगों को हमने डायरेक्शन दे दिए हैं। रूडसीको को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाकर 15 दिवस में पेश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना पहुंचे। तो बेनिफिशरीज के डिमांड का प्रेशर है वो भी अच्छे प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट करेगा।
कृषि एवं उद्यानिक विभाग के एसीएस पवन कुमार गोयल इन दिनों एक्शन में हैं। आज उन्होंने कुकरखेड़ा अनाज मंडी का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने यातायात पुलिस के साथ चर्चा कर सीकर रोड स्थित मेन गेट से भारी वाहनों की आवाजाही शुरू करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने दुकानों में अवैध रूप से बन रहे बेसमेंट को भी तुरंत प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जयपुर दक्षिण देहात की कार्यकारिणी का गठन किया है। इसमें 8 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की है। दक्षिण देहात के अध्यक्ष रामानंद गुर्जर ने बताया कि दक्षिण देहात में 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जीत को ध्यान में रखते हुए काम करना शुरू कर दिया गया है। 8 अपने उपाध्यक्ष बना दिए, 4 महामंत्री बना दिए और 7 अपने मंत्री बना दिए, 1 कोषाध्यक्ष बना दिए और एक कुल मिलाकर 108 लोगों की जो कार्यकारिणी है अपने वो कार्यकारिणी घोषित कर दी। और सभी को कि पदाधिकारियों की मीटिंग लेकर के उनको सभी को विधानसभा अनुसार जिम्मेदारी दे दी। और जो इस अपने मेरे जो दक्षिण है, इस दक्षिण में 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर लोकसभा और दौसा लोकसभा, ये चारों लोकसभा इस क्षेत्र में टच करते हैं। इन चारों लोकसभा में विधानसभा जो अपने बटी हुई है उन सबको जिम्मेदारी दे करके उन पे सब कार्यकर्ताओं को विधानसभा पर बनाकर जिम्मेदारी दे करके कार्य लगा दिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने पश्चिमी राजस्थान की किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो उन पर आरोप लगाए थे वो 10 अप्रैल की सुनवाई में पेश करेंगे। बता दें कि पंकज चौधरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मार्च 2019 को सेवा से मुक्त कर दिया था। 5वीं नौकरी रही मेरी आईपीएस की, और जिस प्रकार से एक सपना रहा बचपन से कि लोगों की जो टीच रही, लोगों की जो अपेक्षाएं थी एक आम नागरिक होने के नाते, लोगों का जो आम जनता की जो पीड़ा रही है ग्रामीण क्षेत्र में, जो है एक ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ मैं व्यक्ति रहा हूँ, जो है तो संघर्षों को बहुत करीब से देखा है। और ये हमेशा पाया कि जब भी ईश्वर एक मौका देगा मुझे लोक सेवक बनने का, तो लोग के साथ सेवा जो है वो हमेशा जुड़ी रहेगी। लोकसभा चुनाव से पहले गुर्जर नेताओं ने सरकार पर समझौते की पालना के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के आवास पर बैठक हुई। बैठक में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में आई डेलीगेशन ने पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई। मंत्री मेघवाल ने स्पष्ट कहा कि सरकार गुर्जर नेताओं के साथ हुए समझौते का पालन करेगी। मंत्री महोदय से मिले, बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हुई और जो हमारे जितने भी पुराने केसेस उनको सॉर्ट आउट किया, उनके बारे में एश्योरेंस मिली है और जो हमारे और मामले हैं उनको सॉर्ट आउट कर दिया है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी समाज अपने अपने नेताओं के लिए टिकट की मांग करने में जुटे हैं। जैन समाज ने भी बीजेपी और कांग्रेस से जैन नेताओं को टिकट देने की मांग की है। राजधानी के तोतुका भवन में आज जैन समाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां जैन नेताओं ने टिकट की मांग उठाई। यहाँ पर हमारे समर्पण कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज खड़ी है। उस लंबी फौज में से उनमें से चाहे वो चयनित, हम किसी राजनीतिक, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, मान्य दलों से हम सभी से ये अपील करते हैं कि जैन समाज के उन व्यक्तियों को अधिक से अधिक टिकट दिए जाएं और उनकी राजनीति में सहभागिता निभाई जाए। तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जैन समाज का जो भी व्यक्ति जाएगा वहां अपने कार्यों के बल पर जरूर अपनी छाप छोड़े। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मसूद अजहर पर चीन के स्टैंड को उनकी मजबूरी बताया। न्यूज 18 के से खास बातचीत में जेटली ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पर भी निशाना साधा। ये चाइना का पुराना स्टैंड है। मैं इसमें हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी को बहुत सफल मानता हूं। सफल इसलिए मानता हूं, एक देश दुनिया का ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि आपने एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, वो गलत किया। पहले तो हम यही कहते थे कि सैंक्टिटी ऑफ द एलओसी शुड बी मेंटेन्ड। वो रोज आके उस सैंक्टिटी को तोड़े टेररिस्ट और हमारे लोगों को मारे, और हमें पता चले कि वहां हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, और हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी ना कर पाए, केवल पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर निर्भर हो जाए, ये तो संभव नहीं था। दूसरा, हर देश ने उसकी निंदा की। पाकिस्तान के मित्र देशों ने भी न्यूट्रल किसी बयान दिए। मैं सबसे बड़ी सफलता मानता हूं
कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस को जब पाकिस्तान ने कहा कि सुषमा जी को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाओगे तो हम नहीं जाएंगे, इस्लामिक 54 इस्लामिक देशों ने कहा भाई हम तो बुलाएंगे, आपने आना है आइए, नहीं आना ना। पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तान की बॉयकॉट कॉल के साथ टर्की भी खड़ा नहीं रहा, वो भी चले गए। अब जहां तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रश्न है, सभी मेंबर्स एक आवाज में बोले चाइना का यह पुराना स्टैंड था, यूपीए सरकार के दौरान भी चाइना का यही स्टैंड था, हमारी सरकार के दौरान भी था। और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान पर आज रात 9 बजे। जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाने के लिए चीन मैदान में उतरा है। चीन ने अजहर को बचाने के लिए वीटो लगा दिया है, जिसके बाद राजस्थान में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से बात की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। अजहर के मामले में चाइना के द्वारा दखल देने के बाद में जिस तरह की रोक लगनी चाहिए थी वो नहीं लग पाई और अब चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग पूरे देश में उठने लगी है। राजधानी जयपुर में भी स्वदेशी मंच के कार्यकर्ताओं ने जो है चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की है। किस तरह की शुरुआत है इस आंदोलन की और आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? जी, हमारी रणनीति ये है कि हम ये चाइनीज़ चीज़ें बंद कराना चाहते हैं शहीदों के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे मसूद अजहर के मामले में जिस तरह से ड्रैगन का रुख रहा उस पर क्या कहना चाहेगा स्वदेशी मंच? देखिए, पुलवामा हमले को अंजाम देने वाले आतंकी मसूद के पक्ष में जिस तरीके से पूरे विश्व के देशों ने विरोध किया यूएन में और उसको वैश्विक आतंकी घोषित कराना चाह रहे थे, लेकिन चीन मसूद के पक्ष में खड़ा हो गया है, उससे पूरे भारत के लोगों के अंदर हमारी अस्मिता पे प्रहार हुआ है और हमें बहुत धक्का लगा है। इसलिए हम चाहते हैं कि चीन को सबक सिखाने के लिए चाइना की जो आर्थिक बाजार है उस पर चोट की जाए और भारत के अंदर चाइना के जो जितने भी ब्रांड के सामान आते हैं हम अवेयरनेस अभियान चला करके जनजागृति अभियान चला रहे हैं। दुकानदारों से, लोगों से अपील कर रहे हैं कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करें और इस होली पे और किसी भी त्यौहार पे चाइना के जो आइटम आ रहे हैं उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे तो मैं समझता हूं कि चीन को अक्ल आएगी और जो उग्रवादियों का समर्थन करना वो बंद करेगा। क्योंकि आप देखिए पूरे विश्व के देश जहां मसूद का विरोध कर रहे हैं भारत के साथ में खड़े आतंकवाद के इशू को लेकर के, वह चाइना आतंकवादियों के पक्ष में, तो इससे न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद का मैसेज जा रहा है। इसलिए हम चाइना को रोकने के लिए चाइना के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं और लोगों को भी समझाइश कर रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से मसूद अजहर के मामले में चीन का जो रुख रहा है उस पर पूरे देश के अंदर चीन की कार्यप्रणाली की अब निंदा हो रही है और चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बात भी जगह जगह से सामने आ रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सेक्टर में जयपुर चैप्टर की धूम है। जयपुर के सीए की मांग देश विदेश की कंपनियों में हमेशा रहती है। इस बार भी कैंपस प्लेसमेंट में जयपुर के 165 चार्टर्ड अकाउंटेंट का देश की नामी कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है। इसमें इन्फोसिस, विप्रो, टाटा पावर और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां शामिल है। इस प्लेसमेंट में 5 से 10 लाख रुपए तक का सालाना पैकेज दिया गया है। आईसीएआई जयपुर चैप्टर की नई कार्यकारिणी ने हाल ही में कार्यभार संभाला है। 6 मार्च को हुए चुनाव में लोकेश कासट अध्यक्ष, अनिल यादव उपाध्यक्ष और कुलदीप गुप्ता सचिव चुने गए हैं। नए पदाधिकारियों का कहना है कि सीए सेक्टर में जयपुर चैप्टर की खास पहचान कायम रखी जाएगी। चेयरमैन के पद पर रहना सही में एक बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और मैं इसको सफलतापूर्वक निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। जयपुर में करीब 8000 से अधिक सीए मेंबर्स हैं और इस चैप्टर को चलाने के लिए हमें आवश्यकता है कि सरकार द्वारा जो भी कानून के अंदर संशोधन किए जाते हैं हम उन सभी संशोधन के बारे में समाज को, मेंबर्स को, हमारे क्लाइंट्स को, सबको अवगत कराए और इसके लिए ब्रांच हमेशा तरह तरह के प्रोग्राम करेगी ताकि हम इन अमेंडमेंट्स को पहुंचा पाए सही लोगों तक। देखिए, हर सीए का जो पावर होता है उसका नॉलेज होता है, तो हम चाहेंगे जयपुर में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनका नॉलेज अपडेट रखें और अपग्रेड उन्हें हम करते रहें, क्योंकि नॉलेज रहेगा सबके अंदर, नॉट ओनली फॉर सीए। आज की डिमांड भी यही है कि आप नॉलेज अपडेट करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। जब कोई प्रदेश का खिलाड़ी खेल के मैदान में चमकता है और मेडल जीतता है तो खेल विभाग इसका क्रेडिट लेने के लिए पीछे नहीं रहता, लेकिन जब वही खिलाड़ी अपनी पुरस्कार राशि के लिए मोहताज होता है तो कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। ऐसे में कई होनहार मेडल जीतने के बाद करीब 4 साल से अपनी पुरस्कार राशि के लिए दर दर भटक रहे हैं। कैसे खेलों में नाम कमाएं,
पुरस्कार राशि के लिए चक्कर लगा रहे खिलाड़ी करीब 4 साल से कर रहे हैं इंतजार। 12 करोड़ रुपए का तय है बजट। खेल परिषद दे रहा बजट की कमी का हवाला। जिसने देश विदेश में अपने प्रदेश का नाम रोशन किया, कई मेडल अपने नाम किए और पुरस्कार की राशि भी जीती, लेकिन वो आज उसी राशि के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई बार फॉर्म भी भर चुके हैं, लेकिन 4 साल से पुरस्कार राशि उन्हें नहीं मिली। हालांकि सरकार ने इस मद के लिए 12 करोड़ का बजट रखा है। इसमें 23 खेलों के 1776 खिलाड़ी हैं जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं। इनमें से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका 50,000 रुपये से लेकर 6 से 7 लाख रुपये तक बकाया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं को प्रदेश सरकार 6 महीने के अंदर अंदर पुरस्कार राशि बांट कर देती है। प्रदेश में 32 खेल संघ हैं, लेकिन इनमें भी एक कैटेगरी के 23 खेलों के लिए ही पुरस्कार राशि दी जाती है। हर कैटेगरी के खिलाड़ियों के लिए राशि तय है, जिनमें सीनियर, जूनियर और सब जूनियर शामिल हैं। तीनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल से लेकर ब्रॉन्ज तक की राशि भी तय की हुई है, जिनमें 3125 रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक मिलते हैं। लेकिन अधिकारी बजट की कमी की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की व्यवस्था लागू कराने की बात कहते हैं। बहरहाल ऐसे में कैसे खिलाड़ियों से मेडल्स की उम्मीदें की जाएं, जब प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार राशि ही ना मिल पाए। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। आमेर रोड पर राजस्थान हाट में व्यंजन मेला रसोई 2019 का आगाज हुआ। मेले का अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने उद्घाटन किया। यहां प्रदेश भर के शहरों और कस्बों के पारंपरिक और मशहूर व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया। 17 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में व्यंजनों के साथ मसालों और पारंपरिक बर्तनों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। गौरतलब है कि उद्योग विभाग ने राजस्थान हाट प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार इस तरह का आयोजन किया है। विभाग और उद्यम प्रोत्साहन संस्थान ने एक अनूठा प्रयास किया है रसोई 2019 के नाम से। इसमें राजस्थान के जो प्रसिद्ध व्यंजन हैं और राजस्थान में जो खास मसाले हैं और साथ ही जो विशिष्ट प्रकार के यहाँ के बर्तन हैं जो राजस्थान के लिए ही विशेष हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन या गडेरिया लोहार इत्यादि जो बनाते हैं, उनको प्रमोट करने का प्रयास है। हमारी ये जो जगह है ये बहुत ही अनूठी है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और ये दुकानें लघु उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के अधीन है। ये बनाया हुआ है हाट की तरह। आज लगभग यहाँ 75 दुकानों की तुलना में 140 लोग आए हुए हैं अलग अलग जगह से और एक अलग तरह का उत्साह देखने में नज़र आ रहा है। महिलाओं को फिट रखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई। फिटनेस को प्रमोट करने के लिए पूर्व विधायक दिया कुमारी पोलो मैदान पहुंची, जहां पर उन्होंने महिलाओं को फिट रखने पर जोर दिया। दिया कुमारी ने बताया कि महिलाओं को सबसे ज्यादा काम होता है, जिसके चलते वो सबसे ज्यादा व्यस्त रहती हैं। वो अपनी हेल्थ के लिए भी समय निकाल सके, इसके लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने हेल्थ पे ध्यान देना, और सब चीज़ें होती रहती हैं। व्हेन देयर इज़ नो हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। एंड मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अजय सिंह जी का एंड बिग एप्पल स्टूडियो का, दैट उन्होंने आज इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। जयपुराइट्स सब ज़्यादातर अब फिटनेस कॉन्शियस हो गए हैं और आपने देखा होगा कोई ना कोई फिटनेस एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की नकल सामने न आए। प्रवेश पत्रों की चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया, तो वहीं नकलचियों पर लगाम लगाने के लिए 12 उड़न दस्तों ने औचक निरीक्षण किया। जयपुर में 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर 556 परीक्षा केंद्र बनाए गए। गुलाबी नगरी में फागुन की धूम है। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोविंद देव जी मंदिर की है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर गणेश मंदिर की है, जहां कलाकारों ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी।
जयपुर में फाग उत्सव की हर जगह धूम है। गुलाबी नगरी होली के उल्लास में मशगूल है, जहां जयपुर वासियों के लिए गणेश मंदिर में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। यहां कलाकारों ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। कलाकारों ने कथक की लालिमा बिखेरी और फाग और होली के रंग बिखेरे। और वहीं गोविंद देव जी मंदिर में भी फागोत्सव मनाया गया। मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने मरुधरा की संस्कृति की छटा बिखेरी और समा बांध दिया। फागोत्सव में रसिया सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और राजधानी में मौसम का अलग मिजाज देखने को मिला। यहां तेज बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।